गुड इवनिंग मैम। वेकेशन कैसी रही बच्चों, मैं भी जानना चाहती हूँ। गुड इवनिंग मैम। एग्जाम्स खत्म हो गए क्या? गुड इवनिंग। एग्जाम्स खत्म हो गए क्या हिमाचल वालों? उत्तराखंड हिमाचल जो भी है। हाँ? मैम हो गए खत्म। मैम गुड अभी इवनिंग मैम। स्टार्ट भी नहीं हुआ। हम हो गए अभी। अब फ्री हो? बोर्ड्स एग्जाम से फ्री हो अब? मैम मेरे स्टार्ट नहीं हुए। अच्छा, तुम्हारे स्टार्ट ही नहीं हुए? मैम मेरे अभी रहते हैं। कौन से वहां से हो? मैम पंजाब से। जगह? अच्छा, पंजाब। भावना भी पंजाब की है? मैम नो, उत्तराखंड। अच्छा, यूके के रह गए भाई एग्जाम। ठीक है, एक बार 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं बच्चों को ज्वाइन करने का। 8:45 हो गए हैं। तो हम लोग देखो, अभी मैं ना तुम्हें एक कोर्स प्लानर दिखाऊंगी कि आने वाले 3 महीनों में हम किस तरीके से वर्क करेंगे फिजिक्स में, है ना। किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि तुम्हारा जनवरी में क्या है? क्या है जनवरी में? जेई एग्जाम। जेई है। जेई मेंस। ठीक है। हाँ, जेई मेंस है तुम्हारा जनवरी में। तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा, 12th के बेस पे तो नहीं एग्जाम क्लियर हो पाएगा, है ना। तो 11th का भी हमें करना है। तो 11th का भी करना है, और 12th के जो टॉपिक्स बच गए हैं वो, और फिर दोबारा से 12th को भी रिवाइज करना है तुम्हारे जनवरी तक एग्जाम से पहले। तो वो किस तरीके से करेंगे उसका एक प्लानर है। लेट्स वेट फॉर 2-4 मिनट्स और बच्चों को आने देते हैं, तो देखते हैं किस तरीके से हम लोगों को प्लान करना है। अब देखो, तुम लोग क्लास में ना 15 से 16 बच्चे आते हो, इसका मतलब मैं ये मानती हूँ कि तुम 15 से 16 बच्चे जो हो वो बहुत ज्यादा मेहनती होगी, जिनको क्रैक करना ही है एग्जाम, है ना। कोई फालतू के तुम लोग अपना टाइम वेस्ट करने तो आते ही नहीं हो। तुम लोग कंटेंट मिल रहा है और हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है और एग्जाम निकालना है ना। तो उसी ट्रस्ट को बनाते हुए हम लोगों ने, देखो तुम्हारे लिए एक प्लानर बनाया है, मैं तुम्हें शो करती हूँ। उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे, सिर्फ मैं नहीं तुम भी, है, साथ में जो डीपीपीज मिल रही हैं, जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जो होमवर्क्स मिल रहे हैं, उन्हें पढ़ो। फिर तुम मुझे बताओ कि किस सोर्स से क्वेश्चन सॉल्व करते हो। पीवाईक्यू तो मैंने तुम्हें दिए हुए हैं सारे, कहाँ से कौन से क्वेश्चन सॉल्व करते हो? मैम गौरव अवंतिका बताएगा। मॉड्यूल। अभी गौरव बताएगा। गौरव, किस सोर्स से क्वेश्चन सॉल्व करते हो? गौरव नहीं बोल पा रहा है। चलो कोई बात नहीं। कौन बताना चाहेगा कि कहाँ से तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो? मैम मॉड्यूल से। निष्ठा मॉड्यूल से करती है, ठीक है। सुरेंद्र भी अवंती मॉड्यूल से करता है, वेरी गुड। कनुप्रिया तुम? या तुम कहाँ से करती हो? दिया। हर्ष? ठीक है, सब मॉड्यूल से सॉल्व करना। तो मतलब तुमने मॉड्यूल मैम के, और भी कोई सोर्स है क्या? हाँ, पीवाईक्यूज है ना। एनसीईआरटी के भी करते हैं। मैम वो भी कभी कभी करती हूँ। पीवाईक्यूज तो करने पड़ेंगे। गूगल से मत करो कभी भी, गूगल से रैंडम क्वेश्चन उठा के मत सॉल्व करो। ये मैं भी बहुत देख रही हूँ, बच्चे रैंडम क्वेश्चन उठा रहे हैं, गूगल से सॉल्व कर रहे हैं। और व्हाट्सएप पे मैं देखती हूँ ज्यादातर डाउट गूगल के क्वेश्चन उठाया हुआ का होता है। क्यों उठाने? पीवाईक्यूज करके जाओ, वही इनफ है तुम्हारे पास। अब देखो, आने वाले 3 महीनों का फॉर्मेट किस तरीके से चलेंगे। देखो, रे ऑप्टिक्स 3 अक्टूबर,
रे ऑप्टिक्स में तुम्हारा टॉपिक बचा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें हमारे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप आएंगे, वो कवर करने हैं। ठीक है, वो हम लोग कवर कर लेंगे, आज में हो जाएगा और कल में वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। इससे पहले का आई होप कि तुमने जो तुम्हारी छुट्टियां पड़ी हैं उसमें तुमने डीपीपी तो एटलीस्ट सॉल्व करी होंगी। ठीक है, करी हैं? यस मैम। यस मैम। यस ठीक मैम। है, तो रे ऑप्टिक्स में जहां भी दिक्कत है, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट है तुम लोगों का इस संडे को, तो रे ऑप्टिक्स में जो भी तुम्हें कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो, कोई टॉपिक हो, तो एक बार मुझे पिंग कर देना व्हाट्सएप पे, तो मैं जरूर तुम्हें रिप्लाई करूंगी। ठीक है, जो भी टॉपिक, या फिर पुरानी वीडियोज उठा लेना। पर अभी मैं कहूंगी लेक्चर मत उठाने के देखने लग जाना, तुम्हारे पास मॉड्यूल्स हैं, तुम बस क्वेश्चन सॉल्व करो डीपीपी से बस। अब देखो क्या क्या बचा हुआ है। अब देखो रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या बचा हुआ है? वेव ऑप्टिक्स बचा हुआ है, वेव्स के बाद बचा हुआ है मॉडर्न फिजिक्स, उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स, उसके बाद सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में ज्यादा समय लगेगा नहीं। ठीक है, बिल्कुल समय नहीं लगेगा, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक तुम्हारे ये 3 से 4 दिन में सेमीकंडक्टर कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत सारा टॉपिक कट चुका है, जहां पर टाइम ज्यादा था ना, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, जहां पर सबसे ज्यादा टाइम जाता था, हाफ टाइम पीरियड, फुल मतलब जो पिछले साल था, वो इस साल पूरा डिलीट हो चुका है, पढ़ने का ही नहीं तुमने जो पढ़ना है बस ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियन फिजन, बस ये छोटे छोटे टॉपिक है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे। अब यहाँ से क्या बात है कि यहाँ से एक मॉडर्न जो ये फिजिक्स है ना, यहाँ से देखो, ये मॉडर्न फिजिक्स से लेके सेमीकंडक्टर, ये इतनी आसान है, इतनी आसान है, और यहाँ से मैं बता रही हूँ तुम्हें 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे, 100% मिलेंगे। दो तो तुम्हें, एक तुम्हें सेमीकंडक्टर से लॉजिक गेट जरूर मिलेगा, न्यूक्लियर फिजिक्स से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स से 1 या 2 क्वेश्चन लगा लो, तो यहाँ से तुम्हारे 5 क्वेश्चन, यानी 20 नंबर, और वो भी इतना इजी टॉपिक है, इतने इजी टॉपिक है, दोबारा तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, गिने चुने फॉर्मूले हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, सारे थ्योरी बेस्ड। ठीक है, तो बहुत आसान टॉपिक, 20 नंबर तुम्हारे यहाँ से दिलाएंगे, जो जिसमें ज्यादा टाइम भी नहीं जाएगा। तो ये कब कब हो जाएगा तुम्हारा? देखो 2 नवंबर, यानी 2 नवंबर तक तुम्हारा ग्रेड 12 कंप्लीट हो रहा है। यानी अगर मैं मोटा मोटा मानूं कि नवंबर के शुरुआती दिनों में तुम्हारा 12th कंप्लीट हो जाएगा, या अक्टूबर एंड, ये अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर के एंड तक तुम्हारा पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा वेव ऑप्टिक्स में, जो कि हम मंडे से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स भी बहुत आसान टॉपिक है, मतलब तुम्हें सुनने और समझने में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चंस भी आसानी से कर ले जाओगे, मतलब ये जो टॉपिक अब जो शुरू होंगे ना, इसमें तुम बोरियत फील नहीं करोगे। जैसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में तुम पक गए थे, क्योंकि कुछ मैम कुछ है ही नहीं, थ्योरी पढ़ने का, कुछ समझने का कुछ है ही नहीं, बस क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। यहाँ से तुम्हारा एक इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो जाएगा, विच इज वेव नेचर, है ना। बहुत बढ़िया टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में, और आसान का आसान, और सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो ये नवंबर तक कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद क्या करेंगे अपन? 12th 11th स्टार्ट करेंगे हम लोग नवंबर से। ठीक है, नवंबर के शुरुआती दिनों में तुम्हारी 11th को हम लोग पिक कर लेंगे। अब देखो, जो मैकेनिक्स फर्स्ट पार्ट है ना, ये मैं क्लास में शायद बहुत बार करा चुकी हूँ। ठीक है, तुम्हारे क्रैश कोर्स भी पहले ब्रिज कोर्स टाइप में चल चुके हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैकेनिक्स 1 हम कर चुके हैं। अब कैसे प्रिपरेशन करेंगे? देखो, इतने कम समय में मैं तुम्हें एक एक टॉपिक तो नहीं करा सकती, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे तुम्हें पता है कि अब इन 7 दिनों में मैकेनिक्स शुरू होने वाली है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें खुद, तुमने जो क्वेश्चन पहले सॉल्व करे होंगे उनके डाउट्स तुम्हारे पास होंगे, या फिर मैं क्या करूंगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस चुन के लेके आऊंगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जिन्हें अगर तुम एग्जाम से पहले कर लोगे तो दैट इज इनफ फॉर यू, है ना। ऐसे क्वेश्चंस होंगे, चुनिंदा क्वेश्चन, जहां से तुम्हारे बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, अगर ये कर लिया मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, तो यू विल बी फाइन विद इट। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो 15 नवंबर तक, यानी तुम्हें 10 दिन या 12 दिन मिलेंगे कुल मिला के मैकेनिक्स 1 के लिए। यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा मैकेनिक्स 2, जिसमें देखो रोटेशनल डायनामिक्स है और सेंटर ऑफ मास है, जहां से बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तो मैं कहूंगी इस समय पर रोटेशनल और सेंटर ऑफ मास पर 5 से 7 दिन नहीं लगाकर बस कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर लें, जैसे कि रोलिंग मोशन के हो गए, रोलिंग मोशन वेरी इंपॉर्टेंट है ना,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, और काइनेटिक एनर्जी होगी रोटेशन मोशन से, जहां से क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी है। तुम्हें क्या करना है, जो सब कर रहे हैं वो तुम्हें भी करना है, जो किसी से नहीं हो रहा वो तुम भी छोड़ दो, ठीक है। तो जो सब करेंगे वो हम भी करके जाएंगे एग्जाम में, ये हमें एक स्ट्रेटेजी अपनानी है कि जो सब करेंगे वो हम भी करके जाएंगे। तो रोटेशनल डायनामिक्स में और सेंटर ऑफ मास में वो वाले क्वेश्चंस हम लोग पिक करेंगे जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस बनाए जाएंगे आगे, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन होंगे। उसके बाद ये तुम्हारा 1 दिसंबर तक वो मैकेनिक्स कंप्लीट हो गई, मैकेनिक्स 1 मैकेनिक्स 2, यानी पूरी नवंबर हम लोग मैकेनिक्स को निपटा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला दिसंबर, ठीक है, दिसंबर में हम लोग क्या करने वाले हैं, 18 दिसंबर तक तुम्हारा ग्रेविटी से लेके वेव्स वाला पार्ट चलेगा। आई थिंक 15 दिन 18 दिन बहुत हो जाएंगे। ग्रेविटेशन बहुत छोटा टॉपिक है, इलास्टिसिटी भी बहुत छोटा है। हमें क्या पढ़ना है, फ्लूइड्स हमें अच्छे से पढ़ना है, वेव्स और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। केटीजी और थर्मो थ्योरेटिकल है, ये तुम पढ़ के आओगे थ्योरी, मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। ये ऐसे रैंडमली नहीं चलेगा, मैं तुम्हें व्हाट्सएप करूंगी कि बच्चों ये पढ़ के आना है, यहाँ से पढ़ना है, कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरीके से 1 वे नहीं 2 वे होगा। तुम भी अपना इनपुट दोगे 50%, 50% मैं दूंगी, तभी वो 100% हो पाएगा, ठीक है। तो 18 दिसंबर तक तुम्हारा पूरा 12th कंप्लीट, 11th कंप्लीट। अब होगी बाकियों के दिन, इन 5 दिनों में 12th की रिवीजन, जो 12th के स्टार्टिंग के चैप्टर हैं जो अभी तुम्हारे दिमाग से निकल चुके हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, कैपेसिटर हो गया, है ना। इन 5 दिन इनके क्वेश्चंस करेंगे, आराम से खूब क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ब्रेक है 5 दिनों का, अपने आराम से क्वेश्चन रिवाइज करना, फॉर्मूले रिवाइज करना, जहां से तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है वो रिवाइज करो। उसके बाद दोबारा से देखते हैं डाउट क्लासेस या कुछ भी होगा वो दोबारा से शेड्यूल हो जाएंगी, ठीक है। जनवरी में तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हें सेल्फ प्रिपरेशन करनी है इसके बाद, ठीक है। उसके बाद तुम्हें 25 के बाद सेल्फ प्रिपरेशन करनी है। जो भी डाउट आएंगे तुम ग्रुप पे पूछोगे, क्लासेस लेनी होंगी क्लासेस लेंगे, ठीक है। इस तरीके से चलेगा। तो ये था तुम्हारा मोटा मोटा प्लान, ठीक है। तो आज के प्लान के अकॉर्डिंग ऑप्टिकल वो अपना इंस्ट्रूमेंट पढ़ लीजिए। ठीक है, क्या टॉपिक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या समझ में आ रहा है इसके नाम से, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, है ना, सुना होगा ना, मैग्नीफाइंग ग्लास, बोलो। यस। हाँ, यस मैम। तो ये अभी तक तुमने लेंस पढ़ लिया, तो कुछ कुछ जो लेंस पढ़ने के बाद हमने क्या बनाया है ना, लेंस हमने पढ़ लिया कि ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये काम आता है, ऐसे इमेज बनती है, मैग्नीफाई कर देता है इमेज को, मैग्निफिकेशन पढ़ लिया। उसके बाद इनके यूज भी तो होना चाहिए कि क्या यूज है। जैसे तुम्हारा माइक्रोस्कोप है, छोटी चीज को बड़ा करके दिखा देता है ना, तुम जूम करके देख सकते हो उसको। ऐसे ही तुम्हारा टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप क्या काम करता है, तुम्हारे स्टार्स को, गैलेक्सीज को, इन सबको तुम्हें शो कर देता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट कैसे बनते हैं, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे बनेंगे, किसकी हेल्प से बनेंगे, लेंस की हेल्प से, है ना। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है इसकी हेल्प से बनते हैं, लेंस, ठीक है, लेंसेज की हेल्प से बनते हैं। और ऑप्टिकल क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि सब सारे इंस्ट्रूमेंट हमें किसके काम आएंगे, देखने के काम आएंगे। सबको जूम इन करके दिखा देगा, है ना, सबको मैग्नीफाई कर देगा, किसी की पोजीशन चेंज कर देगा। तो ये सब हमारे इंस्ट्रूमेंट है। तो क्या कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, देखो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में, इमेज फॉर्मेशन बाय माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर माइक्रोस्कोप देखो 2 तरीके के हैं। पहला तुम पढ़ोगे सिंपल माइक्रोस्कोप, उसके बाद तुम्हारा आता है यहाँ पे सेकंड, अगर मैं बात करूं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये 2 माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे पहले। अगर तुमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ लिया तो तुम्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बिल्कुल भी नहीं दिक्कत आने वाली। उसके बाद इनकी मैग्निफिकेशन देखेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, यहाँ यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तीसरा क्या है, टेलीस्कोप। अगर
सिंपल माइक्रोस्कोप आ गया तो टेलीस्कोप भी बहुत आराम से आ जाएगा, उसके बाद इसकी भी मैग्निफिकेशन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना सिंपल माइक्रोस्कोप से। तो सिंपल माइक्रोस्कोप को पढ़ाने से पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम ह्यूमन आई के बारे में क्या जानते हो, अपनी आंखों के बारे में क्या जानते हो? हमारी आंखें कितनी दूर तक का साफ देख सकती हैं, बताओ जरा। 25 सेंटीमीटर। हाँ, infinity 25 infinity सेंटीमीटर तक हमारी आईज, हाँ, साफ एकदम बिना ज्यादा फोकस करे। 25 सेंटीमीटर। लीस्ट पॉइंट पूछ रहे हैं, लीस्ट 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है ना। और मैक्सिमम इनफाइनाइट है ना, मैक्सिमम इन्फिनिटी तक देख सकते हो। बट यहाँ पर बात आती है क्लियर विजिबिलिटी की, तो वो है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो हमारी आंखें कैसे देख सकती हैं? एकदम साफ सुथरा, क्लियर, नो ब्लर, है ना, कोई ब्लर नहीं होगा। और ठीक है, एकदम सही बात। अब देखो माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन एक बार देखो क्या लिख रहा है। माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब लेंस की हेल्प से बनाया गया है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या काम करता है? यूज्ड टू इंक्रीज द विजुअल एंगल, यूज्ड टू इंक्रीज द विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेक्ड आई। मतलब ये माइक्रोस्कोप का काम क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल बढ़ा देगा, है ना, किसी ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल बढ़ा देगा जो कि एक नेक्ड आई से बहुत छोटा होगा ऑब्जेक्ट। अगर मतलब हम नेक्ड आई से उसे इतना क्लियर नहीं देख पाएंगे, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जैसे तुमने देखा होगा बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, हम लोग इन्हें अपनी आई से नहीं देख सकते बट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, है ना। क्यों, ऐसा क्यों है? माइक्रोस्कोप ऐसा क्या करता है कि जो बैक्टीरिया हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं बट अपनी आंखों से नहीं देख सकते? ऐसा क्या है? तो इसके पीछे देखो ये रीजन है। पहले समझो विजुअल एंगल क्या होता है, सारा खेल यही है। अगर विजुअल एंगल समझ लिया तो समझ आ जाएगा सब। देखो विजुअल एंगल क्या है, जरा सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये तुम्हारी एक आई है, ये तुम्हारी आईज है, ये तुम्हारी आईज है। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारी आईज से एक एंगल सबटेंड कर रहा होगा, ये कर रहा है, ठीक है, तुम्हारी आई से एक एंगल सबटेंड कर रहा होगा। अब यही एंगल जाके क्या बनाएगा? देखो यही जाके क्या बनाएगा? इमेज बनाएगा। यहाँ पे देखो, अब इमेज कितने एरिया पे बनी बच्चों? ये तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, इमेज भी इतने एंगल पे, इतने एरिया में बनी, देखो यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को और बड़ा कर दूं, हाइट को, इस ऑब्जेक्ट की हाइट को और बड़ा कर दूं तो क्या, ध्यान से देखिए, मैंने इस ऑब्जेक्ट की हाइट को थोड़ा बड़ा कर दिया, ये बड़ा कर दिया, ये रहा, ये तुम्हारी आई है। और अब इस ऑब्जेक्ट से फिर से एक एंगल बनेगा, देखो। अब देखो ये एंगल क्या, अब क्या ये एंगल थोड़ा सा बड़ा बना क्योंकि मैंने हाइट को क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। बोलो, है ना। अब जो तुम्हारी इमेज बनेगी वो इतने पोर्शन में बनेगी, इस आइस में जो इमेज बनेगी वो इतने पोर्शन में बनेगी। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे तुम इस विजुअल एंगल को बड़ा कर रहे हो, हाइट का बड़ा होने का मतलब क्या है? ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है हमारी आईज के साथ, ये एंगल क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। एंगल के इंक्रीज होने पर क्या हो रहा है? बताओ जरा। विजुअल एंगल के इंक्रीज होने पर क्या हो रहा है? इमेज का साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहे। इमेज का साइज भी बढ़ रहा है ना। विजुअल एंगल इंक्रीज हुआ, साइज ऑफ इमेज also
अभी एक बार देखो कि ऑब्जेक्ट तो उसकी जो रेटिना पे इमेज बन रही होगी वो कैसी होगी, बहुत छोटी होगी। मैं उस ऑब्जेक्ट को में दिखती ही नहीं है, क्योंकि उसका जो विजुअल एंगल है वो क्या है, बहुत वेरी 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 स्मॉल है। तो अब माइक्रोस्कोप क्या काम करता है, इस विजुअल एंगल को क्या कर देगा, ये और मैम वॉइस साफ नहीं आ रही। अभी हेलो बच्चों, आवाज आ रही है क्या? यस मैम। आ रही है। यस मैम। चलो ठीक है ठीक है। तो अभी तक कहाँ तक समझ में आया, कहाँ तक पढ़ा? मैम विजुअल एंगल बढ़ता है तो इमेज का साइज बढ़ता है। राइट, हाँ। तो इमेज का साइज बढ़ता है, तो माइक्रोस्कोप का काम क्या है, इस विजुअल एंगल को बढ़ा देना। ठीक है, तुम्हारी आंख तो एक हद तक बढ़ा पाएगी कि भाई तुम उसके पास जाते जा रहे हो तो ऑब्जेक्ट बड़ा होता जा रहा है ना, बट एक हद तक बढ़ा पाएगी। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये क्या काम करेंगे, जैसे माइक्रोस्कोप क्या काम करेगा, इस विजुअल एंगल से हो जाएगा। हम कट की दोबारा आवाज आपको। क्या फिर तो सही चल रहा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अगर डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, क्या पता एक एक मिनट के लिए कट रही हो फिर दोबारा से रिज्यूम हो जा रही हो आवाज, है ना? यस मैम। तो हाँ, तो इतना तो मैं समझ में आ गया। चलो मुझे बताओ माइक्रोस्कोप का काम क्या है? विजुअल एंगल को बड़ा करना। ठीक, जिसकी वजह से इमेज भी क्या बनेगी, बड़ी बनेगी, है ना? ठीक। बड़ी। अब माइक्रोस्कोप दो तरीके के हैं, सिंपल, कंपाउंड। सिंपल माइक्रोस्कोप तुम्हारा मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसे ऐसे देखते हैं, ऐसे है ना, डिटेक्टिव्स को देखा होगा टीवीज में, सीरियल्स में। ये तुम्हारा सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं है, मैग्नीफाइंग ग्लास है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये तुम्हारी स्क्रीन पे देखो, ये तुमने लैब्स में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये लैब्स में दिखता है, तो ये तुम्हारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। अब देखो क्या लिख रहा है, सिंपल स्मॉल फोकल लेंथ, ठीक है। मतलब हमने एक क्या यूज किया है यहाँ पे, माइक्रोस्कोप को बनाने के लिए एक कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है, ठीक है। अगर एक कॉन्वेक्स लेंस को यूज करोगे तो वो तुम्हें क्या बना देगा, एक माइक्रोस्कोप का काम करेगा, माइक्रोस्कोप का काम करेगा, है ना? अच्छा, कन्वर्जिंग लेंस ही होता है ना ये कॉन्वेक्स लेंस? यस मैम। यस मैम। भाई कन्वर्जिंग लेंस ही होगा कई बार।
तुमने वो भी देखा होगा कि ये अगर तुम एक पेपर रखोगे और इसको मैग्नीफाइंग ग्लास को एकदम धूप में रख दोगे स्ट्रेट, तो ये लाइट को ना एकदम से एक पॉइंट पे इतना कन्वर्ज कर देगा कि उस पॉइंट पे ना वो हो जाती है, फायर भी पकड़ लेता है कई बार, इतना स्ट्रॉन्ग कन्वर्ज है ना। ये दिखाते हैं कि एक्सपेरिमेंट में कि ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से कन्वर्जिंग की तरह काम करता है। तुमने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, अब मुझे बताओ कि तुम्हें जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी इसके द्वारा जो इमेज बनेगी उसका साइज तुमने क्या लेना है, उसका साइज कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए इमेज का। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए? बड़ा। बड़ा। हाँ, तो तुम क्या चाहते हो, इमेज बड़ी बने, तो इमेज बड़ी बननी चाहिए। तो मुझे बताओ कन्वेक्स लेंस में इमेज कहां पर बड़ी बनेगी, कॉन्वेक्स में, जहां पर मैग्नीफाइड इमेज बनती है कॉन्वेक्स में। एक ही केस है, बताओ, एक ही केस है कॉन्वेक्स लेंस में जहां पर इमेज जो है बड़ी बनेगी। कहाँ है, कौन सा पॉइंट है बिटवीन फोकल लेंथ एंड ऑप्टिकल सेंटर। एंड है ना, बिटवीन एफ एंड ओ। कैसी बनेगी इमेज, मैग्नीफाइड तो बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी यानी बड़ी बनेगी, और वर्चुअल बनेगी, और वर्चुअल एंड इरेक्ट। वेरी गुड। इसका मतलब अगर कहां पर आ जाए इसकी पोजीशन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, है ना, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल, कि तुम्हारी जो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को तुम देखना चाहते हो वो इस पोजीशन पे आ जाए। किस पोजीशन पे, फोकस और ऑप्टिकल लेंस, ऑप्टिकल सेंटर के बीच पर वो ऑब्जेक्ट आ जाए, जिसकी वजह से जो तुम्हारी इमेज है वो कैसी बने, इलार्ज बने। तो जैसे कि देखो यहाँ पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑप्टिकल सेंटर और लेंस इस तरीके से पैरेलल जानी होंगी, डाइवर्जिंग रेज है, पैरेलल नहीं मीट नहीं होंगी। तो कहाँ मीट कराएंगे इनको, बैकवर्ड रिट्रेस कराएंगे, ठीक है। तो बैकवर्ड देखो मैंने रिट्रेस करा दी रिट्रेस, यहाँ पर बन गई इमेज। तो इमेज देखो कैसी बन गई, मैग्नीफाइड बड़ी इमेज बन गई। जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड ओ रखोगे, बिटवीन एफ एंड ओ, ठीक है, मैं इससे लिख रही हूँ। हाँ, जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड ओ रखा तो तुम्हारी इमेज बन गई बड़ी। अब क्या करें, इमेज तो बड़ी हो गई। अब देखो ये आई है, आईज में जो तुम्हारी ये जो तुम्हें इमेज दिखेगी, आईज जो परसीव कर रही है वो कौन सी चीज को परसीव कर रही है, इस इमेज को परसीव कर रही है। तो ये इमेज की हाइट है जो कि बड़ी हो चुकी है। तो ये ही है माइक्रोस्कोप, ये सिंपल माइक्रोस्कोप यही है। अब यहाँ पर काम आती है मैग्निफिकेशन। ये नियरर पॉइंट है जो अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नियरर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पे होता है, उससे आगे हो जाती है तो बहुत फोकस करने की जरूरत पड़ती है। ये यहां से आते हैं क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैग्निफिकेशन बाय माइक्रोस्कोप। तो मैग्निफिकेशन देखो, अभी तक जो तुम मैग्निफिकेशन पढ़ते आए हो वो कैसी मैग्निफिकेशन पढ़ते आए हो, फॉर्मूला बताओ जरा, HI बाय HO, की कितनी हाइट बढ़ गई, है ना, कि कितनी हाइट बढ़ गई। तो ये तुम्हारी मैग्निफिकेशन थी। पर एक बात बताओ, यहाँ पर मैग्निफिकेशन किस टर्म्स में देख रहे हैं, विजुअल एंगल। मैंने क्या बताया, विजुअल एंगल्स। अगर तुम्हारा एंगल बढ़ गया तो इमेज भी क्या हो जाएगी, बड़ी बनेगी। बोलो हाँ या ना।
है ना। तो अब एक बार जरा इस डेफिनेशन को पढ़ो, 2 बार खुद से पढ़ो, सभी पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे क्या लिख रहा है। पढ़ा पढ़ा। चलो एक बार मेरे साथ पढ़ो, मैं भी पढ़ती हूँ। क्या लिख रहा है, द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द इमेज, एंगल सबटेंड हो रहा है आंखों पर, किसके कारण, इमेज के द्वारा। जो इमेज किसने बनाई है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने, टू द, दूसरा मतलब रेशो है, दूसरा किसका रेशो है, द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन नॉट व्यूड थ्रू एनी इंस्ट्रूमेंट। यानी यहाँ पर 2 एंगल्स की बात हो रही है ना। यहाँ पर हमारे पास कोई 2 एंगल्स हैं जिनके बारे में रेशो निकाल रहे हैं, कोई 2 एंगल है। पहला क्या एंगल है जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, अल्फा वाला एंगल, है ना, अल्फा एंगल जो मैंने बताया था कि तुम्हारी नेक्ड आईज किसी ऑब्जेक्ट के साथ कितना एंगल सबटेंड कर रही हैं। 2 से बाद वाली लाइन देखो, 2 बाय द ऑब्जेक्ट, ये रहा, बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन नॉट व्यू थ्रू एनी इंस्ट्रूमेंट, मतलब सीधे आंखों से देखा गया है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं करा गया, तो कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, उस एंगल को मैंने क्या नाम दिया है, अल्फा। ठीक है, अब ये देखो, एक तुम्हें दिख रहा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला एंगल। क्या बोला गया है कि जो इमेज बनेगी किसके द्वारा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो इमेज बनी गई है वो आंखों पर कितना एंगल सबटेंड करेगी, है ना, वो आंखों पर कितना एंगल सबटेंड करेगी। जैसे कि ये है ना, ये इमेज बनाई गई है ना, ये देखो ये इमेज बनी है, सी ये इमेज बनी है, तो ये किसके द्वारा बनी गई है, ये इमेज इसके द्वारा, बोलो, इस कन्वेक्स कन्वेक्स लेंस को, या इसको क्या बोला गया है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो एक बनी गई इमेज, इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बनी गई इमेज आंखों पर कितना एंगल सबटेंड करेगी। ठीक है, ये है हमारा बीटा, उसे मैं नाम दे रही हूं क्या, बीटा नाम दे रही हूं। तो ये जो तुम्हारा मैग्निफिकेशन है इस बीटा और अल्फा का ही रेशो है, बीटा बाय अल्फा। अल्फा क्या है कि ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ आंखों से है, बीटा क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बनी गई इमेज आंखों पर कितना एंगल सबटेंड करेगी, उसको नाम दिया गया बीटा। ठीक है, बोलो इतना समझ आया, यस मैम। कंफ्यूज हो गए क्या इतना। तो ये पहला वाला जो है, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला, ये बीटा है, और नॉट व्यूड थ्रू एनी इंस्ट्रूमेंट, ये तुम्हारा अल्फा है। ठीक है, बीटा अल्फा क्लियर है। यस मैम। गौरव क्लियर है। एक तो तुम जवाब नहीं देते ना, तो मुझे टेंशन हो जाती है, पता नहीं क्या कर रहे होते हो। एक बार तो मुझे लगता है चैट में ही कुछ ना कुछ कर रहे हो तुम लोग। अवनी क्लियर है, नहीं, अवनी से रिस्पॉन्स चाहिए मेरे को, अवनी क्लियर है। यस मैम।
यस मैम। एक तो अपनी लेट आई हो तुम थोड़ा सा, देखो लेट आओगे ना तो थोड़ा स्किप कर जाओगे, फिर कैसे समझ में बनेगा। ये अल्फा देखो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। दूसरा देखो, अब यहाँ पे तुम्हें निकालना पड़ेगा अल्फा और बीटा की वैल्यू। अभी जो ये न्यूमेरिकल लिख रहा है अभी इसको भूल जाओ, जो ये लिख रहे हैं अभी फॉरगेट देम, अभी मत इनको इतना रिवाइज करो। अभी क्या देखो, ये अल्फा है, ये ऑब्जेक्ट सीधा आंखों पर एक एंगल बना रहा है विच इज अल्फा। दूसरा, एक ऑब्जेक्ट की इमेज एंगल बना रही है थ्रू दिस लेंस, मान लो यहाँ पर, इसको मैं बोल रही हूँ बीटा। तो ये क्या है बच्चों, बीटा। अब तुम्हें चाहिए उसका रेशो, मैंने तुम्हें बताया था अल्फा बाय बीटा ये होती है मैग्निफिकेशन, इसका रेशो चाहिए। तो देखो तुम टेन अल्फा और टेन बीटा निकाल लो, क्योंकि ये जो डिस्टेंस, जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल बहुत छोटा होगा, ठीक है, बहुत बड़ा एंगल नहीं होगा, बहुत छोटू सा एंगल होगा। तो बाय ज्योमेट्री मैं लिख सकती हूँ कि इफ अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल, तो टेन अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, नियरली इक्वल्स टू अल्फा, टेन बीटा भी क्या हो जाएगा, नियरली इक्वल्स टू बीटा। बोलो ये सुनो, है ना। यस मैम। तो हाँ, तो हमें अल्फा और बीटा का रेशियो चाहिए, क्योंकि यही है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो कैसे करें, हमें पता है हम एंगल निकाल सकते हैं टेन अल्फा टेन बीटा, वेरी इजी। तो पहले अल्फा निकालो, देखो ये रहा तुम्हारा अल्फा। फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, एच, तो एच लिख दिया एज इट इज। ये माइनस डी, अभी ये एच बाई डी लेके चलो इसको माइनस। मैं इस हाइट को ए बी मानू ऑब्जेक्ट, और एक मान लेते हैं ए डैश बी डैश, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ, ठीक है। तो दो ट्राइंगल है तुम्हारे पास, ए डैश बी डैश ओ, और क्या ट्राइंगल है, ए बी ओ, ठीक है भाई। अब तुम्हें चाहिए टेन बीटा, यहां से टेन बीटा देखो निकाल सकते हो, ये रहा हाइट अपॉन बेस। तो एच अपॉन यू हो गया एक, तो यहाँ पे देखो एक तो एच अपॉन यू हो गया, और एक क्या होगा, एच डैश अपॉन, ये मान लो डिस्टेंस कितना है यहाँ से बी, तो एक कितना हो गया, एच डैश अपॉन बी। अब ये माइनस साइन क्या है, देखो रेज कैसे ट्रेवल कर रही है, इस डायरेक्शन में, डिस्टेंस कैसे ट्रेवल हो रहा है, इस डायरेक्शन में। तो ये साइन बी और यू के कैसे आ गए बच्चों, नेगेटिव साइन आ गए, ठीक है। बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाया है दोनों ट्राइंगल में, ठीक है। यस अब मैम। मुझे बताओ तुम कौन सा वाला बीटा प्रेफर करोगे, एच बाई यू वाला या एच बाई बी डैश वाला, एच डैश बाई बी वाला या एच बाई यू वाला। देखो अगर एच डैश और वी वाला लोगे तो उसके लिए तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, वी निकालना पड़ेगा। वी के बाद यूज करेंगे हम एच बाई यू, क्योंकि ये तो हमें गिवन होगा क्वेश्चन में। तो बीटा कितना आ गया यहाँ से तुम्हारा, एच बाई यू, और अल्फा कितना आ गया, एच बाई डी। तो फॉर्मूला क्या है, अल्फा बाय बीटा, रख दो अल्फा बाय बीटा में, कितना आ गया बताओ जरा। सॉरी, अल्फा बाय बीटा नहीं होगा भाई, बीटा बाय अल्फा है, बीटा बाय अल्फा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला एंगल बीटा है ना, तो बीटा बाय अल्फा। तो बीटा बाय अल्फा करो, कितना आया, डी बाय यू,
ठीक है, तो मैग्निफिकेशन देखो कितनी आ गई, डी बाई यू। ठीक है, डी क्या है? अब मुझे अल्फा के लिए मैंने ये जो डिस्टेंस है ये डी क्यों ली? डी क्या है? व्हाट इज डी? अल्फा था तुम्हारा, हाँ, वेरी नियर पॉइंट है ना। तो अल्फा क्या था कि जो तुम्हारी आईज जो है एंगल सबटेंड करें डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट पे, और वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखना चाहिए? एकदम क्लियर दिखना चाहिए और सबसे बड़ा दिखना चाहिए उस पॉइंट पे। तो वो पॉइंट कौन सा हो सकता है? डी पॉइंट। डी क्या है तुम्हारा? वही 25 सेंटीमीटर वाला, ठीक है, नियरर पॉइंट। तो अल्फा हमेशा कितने डिस्टेंस पे लेके चलोगे? डी पर, कैपिटल डी। लिख भी देती हूँ, अल्फा इज द वो किस पॉइंट पे होगा बताओ ऑब्जेक्ट आंखों के लिए? क्लियर भी और लार्जेस्ट भी। अगर इंफिनिटी पे लिखोगे तो लार्जेस्ट हो जाएगा बट क्लियर व्यू नहीं देगा, राइट। तो वो कौन सा पॉइंट है तुम्हारा? नियरेस्ट पॉइंट विच इज 25 सेंटीमीटर, और उसको किससे डिनोट कर रही हूँ मैं? डी पॉइंट, डी से, ठीक है। तो इसलिए अल्फा क्या होगा हमेशा? एच बाई डी। एच क्या है? हाइट ऑब्जेक्ट की, और डी क्या रहेगा? डिस्टेंस, ठीक है, बेस वाला। कोई क्लियर, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो मैम। बढ़ू आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो केस हैं तुम्हारे पास इस मैग्निफिकेशन को। देखो एक बार तो ये देखो कि यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है उसको एंगुलर से डिनोट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे मैग्निफिकेशन एंगल्स में निकाल रहे हैं, अल्फा बीटा, है ना। तो इसलिए ये मैग्निफिकेशन है एंगुलर। स्पेशल केसेस क्या है? जब इमेज कहाँ पर बनी हो? इन्फिनिटी पे, है ना। ये देखो तुम्हारा ये लेंस है कन्वेक्स लेंस, जो ये इमेज बनने वाली थी, अब ये इमेज देखो कहाँ बन गई, बताओ। ये इमेज अभी जो एक दूसरे से मिल रही थी एक्चुअली में, अभी जो मतलब अपियर टू मीट लग रही थी, वो अभी अपियर टू मीट भी नहीं है ना, वो इनफाइनाइट पे कहीं जाके मिलेंगी। तो इनफाइनाइट पे कहीं जाके मिलेंगी, तो तुम मुझे बताओ इमेज कहाँ बन रही होगी? बोलो। इनफाइनाइट पे। इमेज इनफाइनाइट पे बन रही है, ठीक है। क्या तुम्हारे लिए ये इमेज किसी काम की होगी? तुम क्या चाहते हो कि इमेज कैसी दिखे तुम्हें? मैग्निफाइड और क्लियर दिखे, मैग्निफाइड दिखे और क्लियर दिखे। अब जो इमेज इंफिनिटी पे बन रही है ना, जो इमेज इंफिनिटी पे जाके बन रही है, तुम बताओ उसकी मैग्निफिकेशन तुम्हारे अकॉर्डिंग बढ़ गई या घट गई? मैग्निफाइड, मैग्निफिकेशन कम होगी। कम हो गई ना, क्योंकि तुम क्या चाहते हो कि इमेज हमें बड़ी भी दिखे और कैसी दिखे? साफ भी दिखे। अब ये इमेज इनफाइनाइट पे चली गई, तो ये जो मैग्निफिकेशन है, जब तुम्हारी इमेज कहाँ पर चली जाए? इनफाइनाइट पॉइंट पे चली जाए, तो इस मैग्निफिकेशन को क्या बोला गया है? मिनिमम मैग्निफिकेशन। कब? जब इमेज इनफाइनाइट पर है तो मैग्निफिकेशन हो जाएगी मिनिमम। ये स्पेशल केसेस। तो अभी तुम्हारा फॉर्मूला क्या था? डी बाय यू। क्या है? डी बाय यू है तुम्हारा फॉर्मूला। अब एक बार जरा मिरर वो लेंस फॉर्मूला लगाओ।
1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, है ना। अभी v कितना हो गया तुम्हारा, इनफाइनाइटी। 1/f इक्वल्स टू 1/infinity 0 हो गया, माइनस 1/u। u देखो ऐसे कैलकुलेट करोगे तो कैसे आएगा नेगेटिव का, तो माइनस यू कितना हो जाएगा, प्लस यू। तो यहाँ से देखो u की वैल्यू किसके बराबर आ गई, f के बराबर, ठीक है। तो यहाँ u की जगह क्या पुट कर दिया, f। तो ये किसका फॉर्मूला है, m मैग्निफिकेशन मिनिमम, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन मिनिमम है तुम्हारे मैग्नीफाइंग ग्लास के केस में या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोल सकते हो, ओके। अब एक बात बताओ, मैक्सिमम कब हो सकती है मैग्निफिकेशन, ये तो मिनिमम थी, बताओ। इमेज कहाँ बन जाए, अगर इमेज 25 सेंटीमीटर पर बन जाए तुम्हारी आंखों से, है ना, मतलब इमेज कैसी होगी, हाईली मैग्निफाइड होगी और विजिबल भी होगी। तो यानी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब मिलेगी, नियरेस्ट पॉइंट। ये कौन सा है, जब मैग्निफिकेशन, तो ये पॉइंट है तुम्हारा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। बोलो ठीक है भाई। तो मैग्निफिकेशन मैक्सिमम है जब तुम्हारी इमेज डी पॉइंट पे है, ठीक है। तो इमेज कहाँ है, डी पॉइंट। तो ये इमेज, ये रहा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया तुम्हारा डी पॉइंट, ठीक है। फॉर्मूला लगाया, मिरर फॉर्मूला, 1/v इक्वल्स टू माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। डी की, v की जगह क्या लिखा, डी। अब साइन के साथ लिखा है, देखो डायरेक्शंस इधर हैं सबकी, ये, और तुम्हें मेजर करना है और यहाँ से ओ से इधर की तरफ, तो ये सब नेगेटिव में आएगा। तो देखो v की वैल्यू -1/d, u की वैल्यू भी -1/u, तो 1/, ये सब वैल्यू आ गई, फोकल लेंथ भी गिवन होगी, d तुम्हें गिवन है। तो तुम्हें क्या चाहिए कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, तुम्हें निकालना है कि अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, कि अगर पॉइंट जो तुम्हारी इमेज है, ये तुमने u की वैल्यू निकाली, 1/u इक्वल्स टू 1/d प्लस 1/f। इसके बाद क्या करना है, अभी तुमने मैग्निफिकेशन जो नॉर्मल था वो कितना आया था, d/u। तो d एज इट इज 1/u की जगह क्या लिख दोगे, ये जो ये वैल्यू निकाली है 1/d प्लस 1/f, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, कर दी। तो d कॉमन ले लो, यहाँ से भी d बाहर ले लिया, तो ये कितना बच जाएगा बच्चों, 1 प्लस ये 1/f है, तुमने यहाँ से d कॉमन लिया है, कैसे, d से डिवाइड कर दो, d से मल्टीप्लाई, है ना, ऐसे। तो d तुमने यहाँ से बाहर ले लिया, तो यहाँ कितना बचा, 1/d/f, d से d कैंसिल हो गया। ये कौन सी मैग्निफिकेशन है, m मैक्सिमम। कितना आंसर आया है, 1 प्लस d/, ठीक है। ये रहा, ये डायरेक्ट लिख रहा है, ठीक है, ये रहा m इक्वल्स टू 1 प्लस d/f। मिनिमम में कितना था, बोलो जरा, m मिनिमम याद करो, अपनी कॉपियों में लिखा होगा कहीं, d/u, u इक्वल्स टू f, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप। अब देखो मैग्नीफाइंग पावर क्या है, ये सिर्फ 9 टाइम्स तक क्या कर सकता है, किसी भी चीज को मैग्नीफाई कर सकता है, लिमिटेशन है। उसको दूर करेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड से क्या समझ रहे हो, कंपाउंड से क्या समझ रहे हो,
वही कंपाउंड का मतलब बता दो। देखो कंपाउंड का मतलब है कि एक से ज्यादा तुमने लेंसेज का यूज किया है ना, तो यहाँ पर तुम्हारे पास दो लेंसेज हैं, एक ये और दूसरा लेंस ये। एक लेंस का अपर्चर बड़ा है जैसे ये वाला है ना, ये लेंस है, इसका अपर्चर क्या है, बड़ा है। दिस इज, इस लेंस का अपर्चर लार्ज है एंड फोकल लेंथ ऑल्सो। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला लेंस जो है ऑब्जेक्ट के पास रखा गया है, तो इसको बोला है ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, जो दूसरा वाला लेंस है जिसका अपर्चर बड़ा है उसको आंख के पास रखा गया है, आईज के पास रखा गया है, इसलिए इसको बोला है आई पीस। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर सवाल आता है कि कौन से लेंस का अपर्चर ज्यादा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, आई पीस, या दोनों का बराबर होता है, तो ये थ्योरी का सवाल है। तो अपर्चर लेंस का, सॉरी, आई पीस का अपर्चर इज लार्ज। ओके, अब बताओ जरा ऑब्जेक्टिव लेंस में क्या होगा, इसका फोकल लेंथ क्या होगा। क्लास में होगी, चले गए। मैम है क्लास में। तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, इज समवट स्मॉल। समवट स्मॉल का क्या मतलब है कि कुछ ही छोटा होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा बट कुछ हद तक छोटा होगा। ठीक है, मान लो इसका 10 है तो इसका 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कुछ हद तक छोटा होगा। ठीक है, बट अपर्चर आई पीस का बड़ा है। ओके, अब देखो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, मैं लिख देती हूँ तुम भूल जाओ अगर। ऑब्जेक्टिव लेंस के पास तुमने ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए कि इसके फोकल लेंथ के जस्ट बियॉन्ड रखा हो, ये भी नहीं कि बहुत ही पीछे कर दिया, बहुत ही फोकल लेंथ, फोकल डिस्टेंस से बहुत ज्यादा पीछे है, नहीं, इसके जस्ट पीछे होना चाहिए, जस्ट बियॉन्ड है ना, ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव लेंस से जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो फोकस के जस्ट पीछे रखा है। ठीक है, एफ ओ क्या दिखा रहा है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और एफ ई क्या दिखा रहा है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। मैं जब भी जिस साइन के नीचे ई यूज करूं तो समझ जाओ आई के लिए यूज कर रही हूँ, जिस भी साइन के नीचे ओ यूज करूं तो समझ जाओ ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए यूज कर रही हूँ। मतलब यू ओ, यू ई, वी ओ, सब समझ जाना। ठीक है, तो अब एक बात बताओ कि अगर फोकल लेंथ के जस्ट पीछे ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज कैसी बनेगी कॉन्वेक्स लेंस में। कनकेव मिरर भी याद कर सकते हो, कनकेव मिरर में फोकल लेंथ के जस्ट पीछे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसी बनेगी। रियल, वर्चुअल, इरेक्ट, इन्वर्टेड, स्मॉल साइज, मैग्नीफाइड, कैसी बनेगी। इन्वर्टेड, स्मॉल साइज। वेरी गुड, इन्वर्टेड एंड स्मॉल साइज। इन्वर्टेड है तो कैसी इमेज बनेगी, रियल। वेरी गुड, तो इस तरीके से इमेज बनी, एक को ऑप्टिकल से तुमने रे को निकाल दिया और एक को पैरेलल एक्सिस से निकाल दिया जो कि फोकस से कट करते हुए चली गई, तो यहाँ पर तुम्हारी इमेज बन गई। इमेज बिल्कुल सही बताया, यहाँ पर बनने वाली इमेज होगी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और स्मॉल साइज होगी, है ना, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज। तो ये बन गई इमेज ए डैश एंड बी डैश इमेज मान। अब एक बात बताओ, जो ये आई पीस है ना, ये वर्क करेगा तुम्हारा सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह जो तुम पढ़ चुके हो। सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही वर्क कर रहा है आई पीस। अब मुझे बताओ कि जो ये ऑब्जेक्ट, जो ये इमेज बनी है ए डैश बी डैश, ये कहां पर लाई करनी चाहिए,
अगर मुझे ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह वर्क कराना है तो कहाँ पर लाई करनी चाहिए? इसके ऑप्टिकल सेंटर से लेके किसके बीच में? फोकस। हाँ, फोकस। तो इसका फोकस कहाँ है? आई पीस का, ये रहा SE। तो इन लेंसेज को ऐसे एडजस्ट करना है या इसके ऑब्जेक्ट को ऐसे एडजस्ट करना है कि इससे बनने वाली जो इमेज होगी वो इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में लाई करे। ठीक है, इसके बीच में लाई करे। अब इसके बीच में लाई करेगी तो ये फिर से कैसे एक्ट करेगा? सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह, जो तुम अभी पढ़ चुके हो। अब ये इमेज, ये जो इमेज है आई पीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी। ऑब्जेक्ट काम करेगी तो ये इसका क्या बनेगा? देखो मेरा ऐसे क्या बनेगी? इसकी इमेज बनेगी कैसे? एक यहां से जाएगी रे, यहां से फिर बैंड हो जाएगी पैरेलली। ठीक है, इस तरीके से पैरेलल एक्सिस से पैरेलल है ना ये रे, और यहाँ से फिर ये ऐसे पास कर गई फोकस से होते हुए। ठीक है, फोकस से होते हुए पास करेगी पैरेलल, ये तो फोकस से पास। पैरेलल है तो फोकस से पास करते हुए चली जाएगी। मान लो यही एक्चुअली है इसका। दूसरी रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं और वो एज इट इज बिना कुछ डेविएट हुए चली जाती है। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखो कैसी रेज है? पैरेलल रेज है जो कभी मीट नहीं होंगी। तो इनको कहाँ मीट कराओगे तुम? बैकवर्ड। ठीक है, इनको बैकवर्ड कहीं जाके ये क्या करेंगी? बैकवर्ड में कहीं जाके ये मीटअप कर जाएंगे। तो ये बिल्कुल पुराना माइक्रोस्कोप था, सिंपल माइक्रोस्कोप वाला। रियल यहाँ से देख लो एक बार। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या था? तुमने एक और उसको यूज किया, लेंस को, जिसने एक इमेज बनाई। उस इमेज का यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप ने एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया और उसने दोबारा से एक इमेज बनाई। ठीक है, तो ये सेकंड इमेज है। अब इस पूरे सेटअप को नाम दिया गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देखो जो फाइनल इमेज बनी, ये इमेज जो A डैश B डैश थी, ये तो बहुत छोटी इमेज थी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। जो फाइनल इमेज बनी ये मैग्निफाइड इमेज है, राइट? तो हमें यही चाहिए थी, तो ये मिल गई। अब बात आई, ये तो रे डायग्राम हो गया। अब वो रेज देख लो जिससे तुम्हें साइन में इजी रहे, है ना? कि FE लेना है तो कैसे लेना है, UE लेना है तो साइन कैसे लेने हैं। तो देखो UE ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से इसका डिस्टेंस ऐसे। V0 क्या हो जाएगा? आई पीस से ये रहा। V0 क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव से इस इमेज का डिस्टेंस, ये V0 हो गया। ठीक है, V0 VE UE ये सब इंपॉर्टेंट है। एक बार रे डायग्राम को ध्यान से देखो, कुछ भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पूछो। ठीक है, आगे बढ़ू? यस मैम। किसी को भी कोई परेशानी नहीं है? अच्छा, इसमें बीटा बताना कौन सी ट्रायंगल में आएगा, जरा बीटा बताना जरा, कहाँ पर आना चाहिए बीटा? A डबल डैश B डबल डैश O। वेरी गुड, A डबल डैश B डबल डैश O। तो यहाँ पर तुम्हारा बन जाएगा बीटा एंगल, है ना? वेरी वेरी गुड, दिस इज योर बीटा एंगल। बीटा अब निकालना है, अल्फा तो तुम्हारा वही रहेगा H, ये रहा H/D। अब तुम्हें चाहिए बीटा, तो बीटा कैसे निकालेंगे? क्योंकि मेन तो सवाल वहीं से आने हैं। बीटा निकालो अभी। बीटा कैसे निकालोगे? A डैश B डैश, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, A डैश B डैश अपॉन UE। UE बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है?
नेगेटिव। बताओ पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव? नेगेटिव, वेरी। नेगेटिव। ए डैश बी डैश नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव, क्योंकि मैम प्रिंसिपल नेगेटिव है। एक्सिस के नीचे बन रही है, तो ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो बीटा हो गया तुम्हारा ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, ठीक है। अब ए डैश बी डैश भी हम क्यों निकालें भाई? इसको ए बी की टर्म्स में ले आओ। फाइनली ये हम क्यों कर रहे हैं ये सब? अगर इतना बड़ा ही तुम्हें करना होता तो तुम एग्जाम में बैठ के कर लेते, तुम्हें सब आता तो है ही ये निकालना। तो क्या करना है, इस ए डैश बी डैश को निकालना ना पड़े तो इस ए डैश बी डैश को ए बी की टर्म्स में ले आओ, क्योंकि ये तुम्हारी हाइट है, नहीं होगी। तो देखो कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन देखो ऑब्जेक्टिव लेंस के केस में। बस करो तुम। देखो अभी तुमने लिखा था कि बीटा आया था ए डैश बी डैश अपॉन यू ई। अब हम चाहते हैं कि ए डैश बी डैश को भी ए बी की टर्म्स में लिखें। तो देखो फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस को देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन लिखते हैं। क्या होता है मैग्निफिकेशन? v अपॉन यू लेंस के केस में इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, ठीक है, यही होता है, ठीक है। v अपॉन यू इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो v है वो कितना है बताओ जरा? v कितने डिस्टेंस पे है? ये है ऑब्जेक्टिव लेंस। डायग्राम में देखो कितना है v विद साइन, सब चीज डली हुई है, बताओ। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज कहाँ बन रही है? ए डैश बी डैश ना। यस हाँ। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूर दिया हुआ है? देखो वी नॉट, ठीक है। साइन पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव बताओ? पॉजिटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव, वेरी। अब यू देखो, ये रहा ए बी, तो ये कहाँ पर है? यू नॉट डिस्टेंस दूर है। साइन क्या लूं? नेगेटिव नेगेटिव। यू नॉट, यस ठीक है, मैम। माइनस यू नॉट, ठीक है। हाइट इमेज इस लेंस के लिए कितनी हाइट है? ए डैश बी डैश। और ऑब्जेक्ट की कितनी हाइट है? ए बी। तो यहाँ से ए डैश बी डैश आ गया तुम्हारा, ए डैश बी डैश इक्वल्स टू, अच्छा, ए डैश बी डैश प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। तो दिस विल कम्स आउट वी नॉट बाय यू नॉट इंटू ए बी, ए बी की हाइट एच, तो एच ओ, ये आ गया तुम्हारा बीट। अब इसको इसमें रख दो इक्वेशन 1 में, तो बीटा कितना आ गया? वी नॉट बाय यू नॉट इंटू एच नॉट अपॉन यू ई। यू ई देखो जरा, यू ई पॉजिटिव है कि नेगेटिव आएगा? यू ई आई लेंस से देखोगे, यू ई ई लिख दिया ना, तो इसका मतलब आई लेंस के रिस्पेक्ट में देखोगे, तो आई लेंस के रिस्पेक्ट में नेगेटिव है ना यू ई, नेगेटिव। ठीक है। तो आई लेंस के केस में यू ई नेगेटिव है। और यू, हाँ तो ये तो मैंने शायद कट कर दिया ना पहले वाले में ही, हाँ ये कट हो गया था, ठीक है, तो दोबारा मत लिखो। ये यहाँ देखो मैंने ऑलरेडी ले चुकी हूँ, ये कट कर दिए, ठीक है, तो दोबारा नहीं लेंगे, एरर आ जाएगा फिर तो, ठीक है। तो ये हो गया। अल्फा क्या था?
अल्फा बताओ जरा। एच अपॉन अल्फा। एच अपॉन, कॉपियां देखो जहां पे लिखा होगा अल्फा, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। एच अपॉन डी। हाँ, एच अपॉन डी। बोला है अल्फा तो वही रहेगा डी वाला, तो ये तुम्हारा सेकंड। ठीक है, अब रख दो, मैग्निफिकेशन आ गई जनरल, बीटा बाय अल्फा। बीटा कितना है, ये रहा, वी नॉट बाय यू नॉट इंटू, ये भी एच क्या है, ये वाला एच, हाइट वाला एच, ये अगर एच है तो ये भी एच ही हो जाएगा। ठीक है, ए बी, ए बी एच है, ये वाला ए बी, तो ये एच आ जाएगा, एच अपॉन यू अपॉन अल्फा, एच बाय डी। तो एच से एच कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, वी नॉट बाय यू नॉट इंटू डी बाय यू। ये है तुम्हारी मैग्निफिकेशन की इक्वेशन। ठीक है भाई, तो ये मैग्निफिकेशन आया है। तो वी नॉट बाय यू नॉट किसकी मैग्निफिकेशन हो गई, ऑब्जेक्टिव लेंस की, वी बाय यू। तो वी बाय यू ऑब्जेक्टिव लेंस की हो गई, तो इसको कैसे लिख सकते हो, ये एम नॉट ऑब्जेक्टिव लेंस का इंटू डी बाय यू ई, ये किसका हो गया, आई पीस का। तो ये तुम्हारी टोटल मैग्निफिकेशन, एम नॉट इक्वल्स टू मल्टीप्लाई एम ई। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये रही टोटल मैग्निफिकेशन। इसके बाद क्या है, केसेस। कौन से केसेस, मैक्सिमम और मिनिमम मैग्निफिकेशन का। तो तुम मुझे सॉल्व करके बताओ जरा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन यानी जहां पर v कितना हो जाएगा d, उस केस में क्या मैग्निफिकेशन आएगी, चलो सॉल्व करो। इसके लिए करो, व्हेन इमेज इज एट नियर पॉइंट, इमेज देखो कितनी दूरी पे है, d डिस्टेंस पे है। तो अभी आप मुझे मैग्निफिकेशन सॉल्व करके बताओ। देखो, ऐसे तो नहीं कर पाओगे, ये तो डायरेक्ट है, तुम सोल्व करो कैसे आ सकता है ये। मैग्निफिकेशन कितना आया था हमारा, वी नॉट बाय यू नॉट इंटू डी बाय यू। ठीक है, अब आई पीस के लिए लगा रहे हैं जरा। ठीक है, आई पीस के लिए एफ ई, ये बी ई और ये यू। वन बाय बी ई कितना है, डी, तो माइनस का वन बाय डी। यू ई कितना है, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यू ई भी नेगेटिव है, तो प्लस वन अपॉन ई। अच्छा एक सेकंड, यू ई को ऐसे लिख दो, माइनस वन अपॉन यू, ये हो गया वन अपॉन एफ ई। अब क्या है, तुम्हें यू ई की वैल्यू निकालनी है कि ये जो यू ई है ये कितना है। जब तुम्हारी इमेज की वैल्यू गिवन है डी, तो तुम्हें यू ई फाइंड करना है। तो कितना आएगा यू ई, वन अपॉन यू इक्वल्स टू वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन डी। ठीक है, तो ये कितना आ गया तुम्हारा, ये आ गया। अब रख दो यहाँ पे, देखो एम इक्वल्स टू वी नॉट बाय यू नॉट डी
इंटू 1/u ई की वैल्यू रख दो यहाँ पे 1/f प्लस 1/d, है ना। फिर से d कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा v0/u0, d से d कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 1/1 प्लस d इंटू f। ठीक है, तो ये आ गई तुम्हारी ये वैल्यू, कौन सी है ये, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। तो दिक्कत है यहाँ तक, ये माइनस साइन लगाना चाहो तो लगा देना, ये दिखाना चाह रहा है कि जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल है। ठीक है, तो माइनस लगाना चाहो तो लगा देना, अदरवाइज नो इशू, कोई दिक्कत नहीं। d0/u0 1 प्लस d/f, यहाँ तक समझ आ गया। यस मैम। Yes, ma'am. तो ये कब है, जब तुम्हारी कैसी मैग्निफिकेशन है भाई, मैक्सिमम। और सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए भी यही आई थी ना। ये देखो मैंने तुम्हें मैग्निफिकेशन क्या लिखवाई है, m0 इंटू ME। तो m0 की क्या है, v0/u0 है भाई। ME अगर मैक्सिमम है तो तुम पहले ही निकाल चुके हो, मैक्सिमम के लिए कितनी थी 1 प्लस d/f, तो यहाँ पे तुम लिख दो 1 प्लस d/f, सिंपल के लिए यही होती है। मिनिमम के लिए देखो तुम्हें निकालने की जरूरत है, इंफिनिटी के लिए क्या होती है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू m0 इंटू ME, m0 की v0/u0 माइनस का साइन इंटू ME। मिनिमम के लिए सिंपल में कितना निकाला था, देखो d/f। d/f। तो ये ई वाला कौन सा है तुम्हारा, मैंने बोला था ये लेंस किसकी तरह काम करेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। ठीक है, तो ये हो गया d/f, तो ये नहीं तुम्हारी ये रहा। ठीक है, माइनस v0 इक्वल्स टू d/f की, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, दोबारा क्यों करना। आ गया कंपाउंड का सारे केसेस। अब तुम्हारा एक टॉपिक बच गया, एक क्वेश्चन कर दो, ये वाला क्वेश्चन। चलो कर दो इसमें। कोई इशू है तो पूछ भी लो। मैग्निफिकेशन बतानी है लीस्ट डिस्टेंस पे ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप जिसकी फोकल लेंथ ये है। मैम 6 सेंटीमीटर। हाँ, लीस्ट डिस्टेंस पे बतानी है, यानी ये कौन सा केस है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का है ना। यस मैम। तो यानी d/f, एक सेकेंड, हाँ लीस्ट डिस्टेंस वाला है ना, लीस्ट डिस्टेंस पे यानी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, फॉर्मूला था 1 Yes, प्लस ma'am. d/, ठीक है, तो 1 प्लस 25/3, कितना आया 6 सेंटीमीटर। बाकी सबका आ गया। यस मैम। आपको याद रखना Yes, पड़ेगा ma'am. कि लीस्ट डिस्टेंस पे है तो कौन सी वाली है, मैक्सिमम। मैक्सिमम में 1 प्लस है, अगर मिनिमम होती तो सिर्फ d/f है।
तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में है, ये वाला क्वेश्चन घर से ट्राई कर लेना, ठीक है भाई। अगली क्लास में क्या करेंगे मैं बता देती हूँ। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, चापी नहीं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, बस एक टॉपिक बचा हुआ है, ये मुश्किल से 10 मिनट लेगा, तुम अपने आप कर लोगे, सीख गए ना, वैसे सब कर लोगे। अगली क्लास में ढेरों सारे सवाल करेंगे, ठीक है, पूरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के मिला, ठीक है बच्चों। तो कोई क्लास स्किप नहीं करेगा, सभी को क्लास में आना है। भी तो सभी 6, वेरी गुड। चलो बाय बाय एवरीवन, बाय। थैंक यू मैम, बाय मैम, गुड नाइट मैम। गुड नाइट बच्चों।